हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की एक पूरी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट और मीडियन टेस्ट, हम ये सभी मेथड वन बाय वन सीखेंगे हर एक वीडियो में। और फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ साइन टेस्ट सीखेंगे। ओके, साइन टेस्ट का ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ साइन टेस्ट में देखो वन सैम्पल के लिए भी हम साइन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं और दो सैम्पल यानी कि जब पैर डेटा होगा तब भी हम साइन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही सैम्पल के सम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। दो पैर जो पैर डेटा वाला सम होगा ना, उसे हम दूसरे वीडियो में, दूसरे पार्ट वाले वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो ये सिर्फ साइन टेस्ट का फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे भी सबसे पहले हम हमारा नल हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे, जिसे हम H0 से डिनोट करते हैं। और इस मेथड के लिए हमारा जो एक कॉमन स्टैंडर्ड नल हाइपोथेसिस होता है ना H0, वो क्या होता है, M इज़ इक्वल टू MO। यानी कि देखो फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है सिर्फ सिंगल सैम्पल के सम हम सीख रहे हैं अभी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन की लिस्ट दी होगी और उसके अलावा आपको एक मीडियन की वैल्यू दी हुई होगी। क्वेश्चन में पॉपुलेशन मीडियन की वैल्यू दी होगी, तो वो पॉपुलेशन के मीडियन की जो वैल्यू होगी ना, उसे हम m बोलते हैं। तो आपको वो m की वैल्यू यहाँ पे हाइपोथेसिस में यूज़ करनी है। यानी कि अगर मीडियन की वैल्यू 2 दी हुई है तो आप लिखोगे m इज़ इक्वल टू 2, 5 दिए तो m इज़ इक्वल टू 5। ओके, तो ये तो एक कॉमन हाइपोथेसिस है, m इज़ इक्वल टू MO। वरना आप अगर आपको क्वेश्चन में से समझ आता है तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो। इसके बाद में हमें यहाँ पे H1 भी डिफाइन करना है साथ में, यानी कि हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा नल हाइपोथेसिस से एकदम ऑपोजिट होता है। नल में हमने क्या लिया है, m इज़ इक्वल टू MO, तो इसमें हम क्या लेंगे H1 में, m इज़ नॉट इक्वल टू MO। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे m इज़ नॉट इक्वल टू MO, यानी कि अगर m की वैल्यू 2 दी हुई है इक्वेशन में तो हम लिखेंगे m इज़ नॉट इक्वल टू 2। और एल्स अगर क्वेश्चन में लिखा है कि मीडियन इज़ ग्रेटर देन 2, तो आप लिख सकते हो मीडियन इज़ ग्रेटर देन 2, m इज़ मोर देन MO, या फिर लेस देन की भी साइन यूज़ कर सकते हो। ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करना है। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मीडियन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो आपको ग्रेटर देन 2 ही लिखनी पड़ेगी H1 में। ओके, H0 में तो आपको हमेशा ही इक्वल टू की साइन का ही यूज़ करना है। ओके, अब फ्रेंड्स, इसके बाद वाले स्टेप में हमें साइन डिसाइड करनी है। देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जितनी भी x की वैल्यूज़ दी हुई रहेगी ना, उन सभी को आप m में से माइनस कर देना। यानी कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है। किसका डिफरेंस, x माइनस m करेंगे हम। x माइनस m करने से आपका जो भी आंसर आ रहा है वो आपको देखना है कि वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या फिर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है ना तो हम उस नंबर के सामने लिखेंगे प्लस। अगर वो नेगेटिव वैल्यू आती है डिफरेंस की तो हम लिखेंगे माइनस। तो आपको यहाँ पे सिर्फ साइन ही लिखनी है, क्योंकि ये साइन टेस्ट है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइन ही लिखेंगे। आपको आंसर नहीं फाइंड करना है, डी का क्या आंसर आया वो आपको नहीं लिखना है। सपोज़ हमारा डी आया +3, तो आपको सिर्फ प्लस लिखना है हमें। ओके, अगर -3 आता है तो हम सिर्फ माइनस साइन ही लिखनी है, आपको नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो। ओके, अब इसके बाद में हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू, z की फॉर्मूला है r माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिवीएशन। अब ये r क्या होता है, मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। r जो है ना, उसकी कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। वो तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तभी मैं आपको सिखा दूँगी कि r की वैल्यू आपको कैसे डिसाइड करनी है। मीन की फार्मूला देखो, मीन की फार्मूला है n/2। n यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए रहेंगे, अगर 8 वैल्यूज़ दिए हुए तो फिर n 8 हो जाएगा, तो 8/2 करोगे तो मीन आ जाएगा। 10 दिया हुआ है तो फिर 10/2 करना है। ठीक है, तो मीन की फार्मूला n/2 और स्टैंडर्ड डिविएशन की फार्मूला है √n/4। ओके, तो मीन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, और हम r की भी वैल्यू डिसाइड कर लेंगे तो हम z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, r माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, अब फ्रेंड्स एक और माइनर सा चेंज करना है हमें r की वैल्यू में। मीन फाइंड करने के बाद है, अगर r की वैल्यू मीन से छोटी होती है, इफ़ r इज़ लेस देन मीन, तो आपको r की वैल्यू में 0.5 ऐड कर देना है। ठीक है, और अगर r की वैल्यू मीन से बड़ी होती है तो आपको r में से 0.5 लेस कर देना है। ये नई वैल्यू आप r की निकालोगे, उसके बाद ही आपको इसे z की फार्मूला में रखना है।
ठीक है, पुरानी वाली वैल्यू मत रखना, 0.5 ऐड करना है या 0.5 लेस करना है वो करने के बाद ही z में रखना। ठीक है, तो z की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में आपको सिर्फ लास्ट में कंक्लूजन देना है कि आपका जो h0 आया, h0 डिसाइड किया था आपने, वो एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो उसके लिए हम z की वैल्यू को 1.96 के साथ में कंपेयर करेंगे, यानी कि z की वैल्यू 1.96 से छोटी होनी चाहिए या फिर 1.96 तक होगी तो चलेगा, पर उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, और एल्स आप z की वैल्यू को 1.96 की जगह पे 2.58 के साथ में भी कंपेयर कर सकते हो, यानी कि z की वैल्यू 2.58 से छोटी होनी चाहिए या फिर उस तक होगी तो चलेगा, लेकिन 2.58 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप ये 1.96 लोगे या फिर 2.58 लोगे, ये कैसे डिसाइड करना है आपको? तो क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया होगा आपको क्वेश्चन में। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% होता है तो आपको 1.96 के साथ में करना है। ठीक है, और अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% होता है तो आपको 2.58 के साथ में करना है। ठीक है ना, और अगर कुछ भी नहीं दिया होता है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं किया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में, तो आप 5% अज्यूम करना और 5% के हिसाब से हम 1.96 के साथ में ही करेंगे कंपेयर। ठीक है, अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, z की वैल्यू अगर छोटी निकलती है तो हम लिखेंगे दैट h0 इज़ एक्सेप्टेड। ये हमारा कंक्लूजन होगा। और अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम लिखेंगे दैट h0 इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक बात और कि साइन टेस्ट में हम दो डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अभी हमने सीखा ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप्स थे। ओके, यानी कि z की वैल्यू जितने भी हमने फाइंड की ना, z की वैल्यू के बाद जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं वो सभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप्स हैं। यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको उसके भी स्टेप्स बताती हूँ, ये सभी तो नॉर्मल के थे। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको जो सेकेंड वाला स्टेप है ना, हमने जो साइंस डिसाइड की है जहाँ तक, वहाँ तक तो सेम ही रखना है हमें स्टेप्स, लेकिन ये z की वैल्यू बाइनोमियल में फाइंड नहीं करनी है, ये सिर्फ नॉर्मल के लिए है। बाइनोमियल के लिए यहाँ से स्टेप्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर r लेस देन ro इज इक्वल टू ½ समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू r NCR। अब फ्रेंड्स आई एम श्योर कि आप ये फार्मूला देख के एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको समझाती हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये जो ½ दिया हुआ है, ½ तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, यानी कि n की वैल्यू जो भी है तो ½ आपको, सपोज़ n की वैल्यू 8 है तो आप ½ करोगे तो ये तो आप निकाल लोगे। लेकिन ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, इसे कैसे सॉल्व करना है? तो ये देखो, सपोज़ करो कि क्वेश्चन में n की वैल्यू 10 दी हुई है और r आपका 3 आया है। ठीक है, तो मेनली आपको r की वैल्यू पे फोकस करना है। देखो इधर क्या लिखा है, समेशन की जो साइन है ना, उसके नीचे r इज़ इक्वल टू 0, यानी कि जो नीचे वाला है वो लोअर लिमिट है 0 और ऊपर r लिखा है सिर्फ। तो नीचे लोअर लिमिट 0 है और ऊपर अपर लिमिट जो है वो r है। अगर r आपका 3 आया है तो आपको r की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक सभी लेना पड़ेगा, यानी कि 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे। अगर r की वैल्यू 4 आती है तो हम 0 से लेकर 4 तक लेंगे, 0 1 2 3 4। अगर 2 आती है तो हम 0 से लेकर 2 तक लेंगे, 0 1 2। समझ आ रहा है? और अब इसके बाजू में देखो क्या लिखा है, NCR लिखा है। तो NCR तो आपको फाइंड करना आता है, ये तो कॉम्बिनेशन वाली फार्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, ये तो आपको आता है। तो अब सपोज़ करो कि n आपका 10 है और r की वैल्यू 3 आई है, तो मेनली r की वैल्यू पे फोकस करो। r की वैल्यू 3 आई है ना, यानी कि हमें 0 से लेकर 3 तक सभी वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है, यानी कि r की वैल्यू हम 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे। ओके, 3 आई है तो हम 0 से लेकर 3 तक सभी लेंगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? NCR है ना, उसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, n आपका 10 आया था और r की वैल्यू हम 0 से 3 सब लिखेंगे ना, तो पहले लिखेंगे 10C 0। ठीक है, पहले r की वैल्यू हम 0 लेंगे, उसके बाद r की वैल्यू 1 लेंगे ना, तो हम प्लस करके लिखेंगे 10C 1, फिर प्लस करके लिखेंगे 10C 2 और लास्ट में 10C 3। ओके, यानी कि r की वैल्यू 3 थी तो हमें 0 से लेकर 3 तक इन सभी चारों वैल्यूज़ को हमें ऐड कर देना है। अगर r की वैल्यू 4 होती
तो हम 0 से लेकर 4 तक करते हैं, यानी कि इसमें हम 10C4 भी ऐड कर देते हैं। अगर r की वैल्यू सिर्फ 2 ही है तो हम 10C0 फिर 10C1 और 10C2 2 तक ही लेते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ये सेकेंड वाले पार्ट को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ये जितनी भी वैल्यूज़ आएगी उन सबको आप ऐड कर देना, और लास्ट में आपको ऐड की हुई जो भी एक वैल्यू आएगी पर्टिकुलर, जैसे सपोज़ करो 55 आंसर आया इन सबको ऐड करने के बाद, तो वो 55 को आपको ½ जब आप सॉल्व करोगे ना तो उसके साथ 55 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये दोनों पार्ट मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम जब सम सॉल्व करेंगे ना तब आपको ये समझ आ ही जाएगा। ओके, तो आप वीडियो देखते रहिए। अब इसके बाद में ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी इससे, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को आपको कंपेयर करना है यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को 0.05 के साथ में कंपेयर करेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी वैल्यू शुड बी मोर देन 0.05। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.05 से बड़ी होती है ना तब हमारा H0 एक्सेप्ट हो सकता है, और एल्स आप 0.05 के अलावा 0.01 से भी कर सकते हो। ओके, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.01 से बड़ी होनी चाहिए। अब वापस से ये दोनों में से आप कौन सी वैल्यू लोगे, तो अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दी है तो 0.05 के साथ में करना, अगर 1% दिया है तो फिर 0.01 के साथ में करना। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा H0 एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम लिखेंगे कि H0 रिजेक्ट हो गया। उस केस में हमारा जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0.05 से लेस आएगी। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। हमने नॉर्मल के भी सीख लिए और बाइनोमियल के भी सीख लिए, तो अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के भी अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ है ना नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको सारे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते जाएंगे। सो नाउ दिस इज़ अवर क्वेश्चन। अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़ 8 टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ गिवन बिलो, यानी कि आपको यहाँ पे सैम्पल की पूरी लिस्ट दी है और 8 सैम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, 19, 18, 11, 9, 13, 15, 17 और 13। और फिर क्या लिखा है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीडियन इज़ 12 यूजिंग साइन टेस्ट। तो अब देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हाइपोथेसिस डिफाइन करना। तो हाइपोथेसिस हमें क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मीडियन की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो पॉपुलेशन मीडियन 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे H0 में m इज़ इक्वल टू 12। ओके, MO की जगह पे आपको जो भी वैल्यू क्वेश्चन में रहेगी वो लिखनी है, सो m इज़ इक्वल टू 12 लिख देंगे। उसके बाद में ये जितने भी ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में दिए है ना उन सबको मैं एक कॉलम वाइज लिख देती हूँ। ये सभी x की वैल्यूज़ है, इसीलिए x की हेडिंग करके लिखना। ओके, और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन नहीं की है, H1। अगर आप चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में मीडियन इज़ 12 सीधा इतना ही बोला है ना, ग्रेटर देन या लेस देन ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो हम H1 में मीडियन इज़ नॉट इक्वल टू 12 यूज़ करेंगे, मतलब नॉट इक्वल टू की साइन यूज़ करना है, ग्रेटर देन और लेस देन आप मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तो कुछ नहीं होता तो हम नॉट इक्वल टू की साइन लगा के करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें साइन डिसाइड करनी है। तो साइन डिसाइड करने के लिए मैं एक और कॉलम बना देती हूँ साइन की, और इसकी फॉर्मूला क्या है, हम डिफरेंस निकालेंगे। किसका डिफरेंस, x माइनस एम करेंगे, यानी कि x की जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई है उन सबको आप, m हमारा 12 है तो उन सबको आप 12 में से माइनस करके सिर्फ साइन लिखना है, हमें नंबर नहीं लिखना है। ओके, तो देखो पहला x क्या है 19, सो 19 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा +7, तो हम सिर्फ यहाँ पे प्लस की साइन लिखेंगे, हमें 7 नहीं लिखना है, सिर्फ प्लस लिखेंगे। ठीक है, फिर सेकंड 18 माइनस 12 +6 आएगा तो वापस से प्लस, फिर 11 माइनस 12 तो -1 आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी। फिर 9 माइनस 12 -3 आएगा सो माइनस की साइन, फिर 13 माइनस 12 प्लस की साइन आएगी सो प्लस, 12 माइनस 12, अब ये देखो 12 माइनस 12 करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो अब 0 में तो कोई साइन होती ही नहीं है, आप प्लस भी नहीं लिख सकते, आप माइनस भी नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर डिफरेंस हमारा 0 आ जाता है ना तो हम इक्वल टू की साइन लिख देंगे। ठीक है, तो 12 माइनस 12 हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, फिर 17 माइनस 12 +5 आएगा इसीलिए प्लस, 13 माइनस 12 +1 आएगा तो फिर से प्लस। अब इसके बाद
अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं किया है कि हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है या फिर बाइनोमियल करना है। तो मैं आपको ये वाले क्वेश्चन में दोनों ही मेथड से करवा रही हूँ। आप चाहो तो किसी एक मेथड से कर सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं मेंशन किया हो तो आप कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दोनों ही मेथड इसी सब में सिखा दूँगी, ताकि आपको ये दोनों ही मेथड क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। हम भले बाइनोमियल करें या फिर नॉर्मल करें, आर की वैल्यू तो हमें दोनों में ही चाहिए। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखो। यहाँ पर हमने जो साइंस की कॉलम बनाई है ना, तो उसमें पॉजिटिव साइंस कितनी आई है और नेगेटिव साइन कितनी आई है वो आप लिखो। तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ पॉजिटिव साइन, यानी कि काउंट करके लिखो कि प्लस की साइन कितनी आई है। तो काउंट करोगे तो पता चल रहा है कि 5 प्लस की साइन आई है ना, तो इसीलिए हम लिखेंगे 5। ऐसे ही नेगेटिव साइन कितनी आई है उनको भी काउंट करके लिख दो। 2 ही माइनस की साइन है, इसीलिए हम लिखेंगे 2। ओके। और दूसरी चीज़, यहाँ पे फ्रेंड्स आप n की वैल्यू क्या लोगे। तो n यहाँ पे आप सोचोगे कि हमारे पास 8 नंबर दिए हुए हैं तो हम n को 8 ले लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हमने साइंस डिसाइड की थी ना, तब हमारी एक साइन इक्वल टू आई थी, है ना। उसमें हम प्लस भी नहीं लिखे थे और माइनस भी नहीं लिखे थे, हमने इक्वल टू की साइन लगाई थी। तो उसकी वजह से हमारा एक इक्वल टू की साइन लगी है ना, तो हम n में से 1 माइनस कर देंगे। ये याद रखना, साइंस के कॉलम में जितनी भी साइंस आ रही है ना, सिर्फ आपको उन्हीं को ही काउंट करके n लिखना है। अगर इक्वल टू की साइन जितनी आ रही है तो आप उसको n में से माइनस कर देना, तो उससे आपके पास n की नई वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे लिखेंगे रिवाइज्ड n। और रिवाइज्ड n कैसे फाइंड करेंगे, एक इक्वल टू की साइन थी तो आप 8 में से 1 माइनस कर देना, तो 8 - 1 7 आ जाएगा n यहाँ पे। ओके, 8 नहीं लेना है, हम 7 ही लेंगे, कि इक्वल टू को हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, इसे हम निकाल देंगे। अब आप मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर सकते हो। तो मीन की फॉर्मूला क्या है, n/2। अब n जो है वो आपको रिवाइज्ड वाला n लेना है, ठीक है ना। तो 7/2 लेंगे तो आएगा 3.5। और स्टैंडर्ड डिविएशन √n/4, सो √7/4, 7/4 की वैल्यू आएगी 1.75। तो अब इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 1.32। तो हमारे पास r आ गया, मीन आ गया और स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गया। अब r की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि मीन के साथ आपको कंपेयर करना है। हमारा r था 2 और मीन है 3.5। सो r की वैल्यू हमारी मीन से कम है ना, 2 इज़ लेसर देन 3.5, इसीलिए r में हम 0.5 ऐड करके फिर हम z की फार्मूला में लिखेंगे। ठीक है, तो r 2 है तो हम 2 की जगह पे 2.5 लेंगे। ओके ना। तो अब z इज़ इक्वल टू r माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। सो r क्या लेंगे, 2.5 माइनस 3.5 अपॉन 1.32। तो इसे सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा 0.76। तो अब लास्ट में आपको z की वैल्यू को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में ना हो तो आपको 1.96 के साथ में कंपेयर करना है। ओके, तो z की वैल्यू यहाँ पर वेटिस्फाई हुई या रिजेक्ट हुई। यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, छोटी होगी तो चलेगा, z की वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए 1.96 से। तो 1.96 इज़ लेसर, सॉरी z इज़ लेसर देन 1.96, देयरफॉर आवर h0 इज़ एक्सेप्टेड। तो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से तो कंक्लूजन आ गया कि h0 एक्सेप्ट हुआ है। अब हम इसी सम को बाइनोमियल से भी सॉल्व करेंगे। तो मैं ये सब कुछ रब कर रही हूँ ताकि हम बाइनोमियल का यहाँ पे अप्लाई कर सकें। सो फ्रेंड्स, बाइनोमियल के लिए भी r की वैल्यू और n की वैल्यू, ये सारे स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे। हमें साइन डिसाइड करनी है, उसके बाद r की वैल्यू तक तो स्टेप सारे सेम ही है, और फिर रिवाइज्ड n अगर होगा तो वो भी आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद बाइनोमियल की फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर r इज़ लेसर देन और इक्वल टू ro इज़ इक्वल टू हाफ रेज टू n समेशन फ्रॉम r इज़ इक्वल टू 0 to r NCR। तो अब देखो, पहले क्या लिखा है, हमारी r की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, r इज़ लेसर देन और इक्वल टू 2। r o की जगह पे आपको जो भी r की वैल्यू आई वो आपको लिखनी है। तो r इज़ लेसर देन और इक्वल टू 2। इसके बाद में हाफ रेज टू n है, तो हमारी n की वैल्यू 7 थी, इसीलिए हम लिखेंगे हाफ रेज टू 7। उसके बाद में समेशन में देखो, समेशन में हमने r नीचे की तरफ r इज़ इक्वल टू 0 लिखा है और ऊपर हमने सिर्फ r लिखा है। तो यहाँ पे भी अब वापस से आपको लिखना है समेशन, नीचे तो r इज़ इक्वल, तो समेशन फ्रॉम r इज़ इक्वल टू 0 to 2, और फिर NCR की जगह पे क्या लिखना है आपको, n की वैल्यू हमारी 7 थी
तो 7C अभी सिर्फ R लिखेंगे, 7CR लिखना, ओके, क्योंकि R की वैल्यू अभी अलग अलग होगी, 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, तो सिर्फ 7CR लिखना है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में 1/7 क्या हो जाता है, तो 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 128, सो 1/128। उसके बाद में अब आपको ये सिर्फ 7CR जो लिखा है ना, आपको वही लिखना है। तो R की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 0 से लेकर 2 तक जाना है आपको। तो पहले हम लिखेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई करके लिखना है, जो भी आंसर आएगा ना उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इसीलिए मैंने डॉट करके लिखा है। सो ब्रैकेट बनाओ और पहले ही लिखेंगे 7C0, पहले R की वैल्यू 0 होगी तो 7C0, फिर प्लस करके 7C1 और फिर प्लस करके 7C2। हमारी क्या R की मैक्सिमम 2 तक ही जा सकते हैं, ठीक है। और 1/128 को एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करके अब 7C0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो 1 आएगी। उसके बाद 7C1 की वैल्यू आएगी 7, सो प्लस करके 7 और फिर प्लस करके 7C2 की वैल्यू आएगी 21, सो 1 + 7 + 21, इनको आप सबको ऐड करो, मैं अब बाजू में कर रही हूँ, वापस से 1/128 को एज इट इज़ लिख कर इन सबको ऐड कर दूँगी तो आएगा 29। अभी 29 जो है ना वो 1/128 के मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सो 1 × 129 क्या हो जाएगा 29 और नीचे तो 128 ही रहेगा, तो अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.2266। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई आपकी 0.2266। अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। अब यहाँ पर हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ नहीं था, तो मैंने आपको बताया था कि 5% लेना है, कुछ भी नहीं दिया हो तो 5% के हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को 0.05 के साथ में कंपेयर करेंगे और हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.05 से बड़ी होनी चाहिए तो ही हमारा H0 एक्सेप्ट होगा। आपको कंडीशन याद है ना, तो उस हिसाब से आप देखो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई है 0.2266 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 0.05, तो हम कह सकते हैं कि हमारा H0 जो है वो एक्सेप्ट हो गया, यानी कि मीडियन की वैल्यू जो 12 हमने स्टार्टिंग में सपोज की थी H0 में, हमारा H0 एक्सेप्ट हो गया। तो आपने नोटिस किया कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आंसर सेम आया है, ओके, कंक्लूजन सेम ही आया दोनों में, इसमें भी एक्सेप्ट हुआ है और नॉर्मल में भी हमने यही लिखा था कंक्लूजन दैट H0 इज़ एक्सेप्टेड। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करोगे आपका कंक्लूजन तो हमेशा सेम ही आने वाला है, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया, कुछ भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो अब फ्रेंड्स एक सम मैं आपको दे रही हूँ जिसे आप खुद सॉल्व कीजिए और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको ये मेथड कितनी समझ आई है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपका आंसर राइट आया या नहीं आया है। सो नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन, इसे आप खुद सॉल्व कीजिए। और इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लिखा है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीडियन इज़ ग्रेटर देन 2, तो आप अपने H0 में m इज़ ग्रेटर देन 2 ऐसा मत लिखना, ये आपका H1 में आपको लिखना है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखना है। H0 में तो आपको m = 2 ही लिखना है, ओके, वहाँ पर हम = के साइन ही यूज़ करते हैं, ये ग्रेटर देन के साइन आपको H1 में यूज़ करनी है, ओके। सो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, जो आपको मेथड अच्छी लगे उससे आप सॉल्व कीजिए इसको और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।